Okay, that's why the video is being uploaded to debate. Now open your textbook page number 240 240 पेज को ओपन करेंगे आप और उसमें वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। कल अपने इस छोटे से पैराग्राफ को रीड आउट किया था और समझने की कोशिश की थी। ये जापान जो ट्राई कर रहा है अल्ट्रा मॉडर्न या मॉडर्न पैटर्न्स पाने की like those of America, USA and European countries. In the same train इसी कोशिश में वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन दोनों को साथ साथ लेके चलना मुश्किल है। और जापान के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग हैं, जो कंट्री है, वहाँ की पब्लिक है, कुछ लोगों ने जिन्होंने अमेरिका देखा था, जो अमेरिका में थे, जैसे फियोकोजावा, ये एम्बेसडर थे जापान के, जो उन दिनों में अमेरिका एज ए एम्बेसडर काम कर रहे थे वहाँ की एम्बेसी में। उन्होंने जब अमेरिका को इतना अल्ट्रा मॉडर्न देखा, यूरोपियन कंट्रीज को देखा, तो उन्होंने चाहा कि जापान में इसी तरह से हो और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस जापान की गवर्नमेंट को की। और वो हमने कल पढ़ा था कि सक्सेसफुल जनरेशंस ऑफ जापानीज इंटेलेक्चुअल्स हैड डिफरेंट व्यूज ऑन जापान्स रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। यानी दूसरे कंट्रीज थे उनके साथ जो रिश्ते थे जापान के, उनको लेकर जापान के रिश्ते दूसरे कंट्रीज से को लेकर मतलब जापान के रिश्ते दूसरे कंट्रीज को लेकर अलग अलग नज़रिया थे जापानीज इंटेलेक्चुअल्स के। जापान में जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, राइटर्स थे, पोएट थे, लेखक थे, इंटेलेक्चुअल, ये सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके अलग अलग नज़रिया थे। ये सब कुछ के लिए यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, ये दोनों जो कंट्रीज हैं, यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, वर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कुछ के लिए ये दोनों वेस्टर्न मतलब यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी के हाइट पर थे, प्रोग्रेस की हाइट पर थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की कर ली थी, यहाँ की सभ्यता बहुत एडवांस हो चुकी थी। और जापान इन कंट्रीज की तरफ बहुत ही कहते हैं ना इंस्पायर हो रहा था। जापान इन दोनों कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से और यूएसए से बहुत इंस्पायर हो रहा था, जिसमें एक का नाम आता है फियोकोजावा युकिची, लीडिंग लेजिंग इंटेलेक्चुअल है। इन्होंने अपनी बात कही, क्या कही इन्होंने कि जापान को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के इक्वल आने के लिए, पैरेलल आने के लिए एशिया से बाहर आना पड़ेगा। एक्सपेल मतलब एशिया की, क्योंकि जापान एशिया में आता है, चीन जब एशिया में आता है, तो एशिया में जो भी चीज़ें हैं, एशिया का जो कैरेक्टर है, उससे जापान को बाहर आना पड़ेगा। उनके कहने का मतलब ये था कि meant that जापान must shed its Asian characteristics and become part of the West, है ना। उन्होंने ये बात कही कि जापान को शेड इट्स एशियन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एशियन विशेषताएं जापानियों में हैं, जो कल्चर है, जो और चीज़ें हैं, उनको शेड ऑफ करके, उनको छोड़ के जापानियों को बाहर आना होगा और बिकम पार्ट ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट बनना पड़ेगा। वहाँ की एक एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, तब जाके वो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के पैरेलल या उसके बराबर आ पाएगा। ये कुछ लोगों की राय थी वहाँ पर। अब देखिए, अब इसी चीज़ को लेकर ये तो था नोशन फॉर वेस्टर्नाइजेशन, मतलब वेस्टर्न जापान को वेस्टर्नाइज बनाया जाए, लेकिन उधर जापान में उन द कंट्रीज के विपरीत ट्रेडिशंस, वहाँ की परंपराएं, इसको भी लेकर सवाल खड़े किए गए, सवाल उठे। अब इसको हम जानेंगे नेक्स्ट पैरा में। द नेक्स्ट पेज 240 चल रहा है। द नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन, आने वाली जनरेशन है ये सवाल खड़ा किया, दिस टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज एंड अर्ज्ड, मतलब पूरी तरह से जापान पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो जाए, पूरी तरह से पश्चिमी विचारों को अपना ले, यानी
तो ये आने वाली पीढ़ी ने ये सवाल खड़ा किया, ये चीज़ ठीक नहीं है। वेस्टर्न आइडियाज़ को पूरी तरह से स्वीकार करना है नहीं, इसको लेकर सवाल खड़ा किया और रिक्वेस्ट की, अर्ज की दैट नेशनल प्राइड बी बिल्ड ऑन इंडिजिनियस वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका। और क्या कहा जनरेशन ने, ये कहा कि जो नेशन हमारे राष्ट्र का, जापान जो एक राष्ट्र है, उसका जो गर्व है नहीं, उसका जो गर्व है, उसका जो प्राइड है, वो इंडिजिनियस वैल्यूज़ पर आधारित होना चाहिए। मतलब हम दूसरों की नकल क्यों करें, हम दूसरों की कॉपी क्यों करें, इसमें हमारी वैल्यू नहीं है, इसमें हमारा प्राइड नहीं है, इसमें हम गर्व महसूस नहीं कर सकते। हम गर्व महसूस तब करेंगे जब हमारी खुद की अपनी वैल्यूज़ हो और लोग हमसे इंस्पायर हो, हमसे कुछ सीखें, इस तरह की बात। तो नेशनल प्राइड, इंडिजिनियस, किसे कहते हैं इंडिजिनियस, लोकल वैल्यूज, जापानी जो वैल्यूज हैं उन पर बेस होना चाहिए। फिर आगे फिलोसोफर है, द फिलोसोफर मियाकी सेजुली यानी इन फिलोसोफर ने तर्क किया दैट ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। दुनिया की सभ्यता को सामने रखकर, स्पेशली वो सिविलाइजेशंस जो यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप हो रही थी, हाइट पर जा रही थी, और यूएसए में डेवलप हो रही थी, इनकी सिविलाइजेशन को मद्देनजर रख के, सामने रखकर हम अपने आप को अपनी वैल्यूज के अंदर रहते हुए है ना, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को इमर्ज करें, अपीयर करें दुनिया के सामने। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि ईच नेशन, प्रत्येक जो राष्ट्र है, मतलब ईच नेशन मस्ट डेवलप, जो भी राष्ट्र उनको डेवलप करना चाहिए स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड जो विश्व सभ्यता है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको उसके हितों को ध्यान में रखते हुए हर नेशन को अपने टैलेंट को निखारना चाहिए अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, फिर वो आगे कहते हैं टू डिवोट वनसेल्फ टू वंस कंट्री, अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित करना, इज टू डिवोट वनसेल्फ टू द वर्ल्ड। और इस तरह से हम अपनी आइडियोलॉजी बनाएं कि हर राष्ट्र का आदमी, यानी हर व्यक्ति जो किसी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी राष्ट्र का हो, अगर वो अपने आप को समर्पित करता है, अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी मेरिट्स को समर्पित करता है अपने देश के प्रति, मतलब वो अपने, तो इस टू डिवोट वनसेल्फ टू द वर्ल्ड है, मतलब मेरी क्षमताएं, ऐसी क्षमताएं हैं, मेरी कैपेसिटीज़, मेरी वैल्यूज, मेरी मेरिट्स, जो भी मैं इन्वेस्ट करूँ अपने कंट्री के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए काम आए, दुनिया उनको देखो, दुनिया उनसे इंस्पायर हो, ये उनके कहने का मकसद था। फिर कहता है बाई कंट्रास्ट, अगर हम देखें, अगर हम तुलना करें तो मैनी इंटेलेक्चुअल्स वर अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न लिबरलाइजेशन। बहुत सारे लेखक, राइटर्स, पोएट्स, लिटरेट, लॉरियट्स, जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स वो आकर्षित हुए थे पश्चिमी लिबरलिज्म से, मतलब पश्चिम जो आप यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस, यहाँ की फ्रीडम से, यहाँ की आज़ादी से, यहाँ की आइडियोलॉजी को, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस और फ्रीनेस थी, है ना, आज़ादी, उससे इंप्रेस हुए एंड वांटेड, और चाहते थे ये इंटेलेक्चुअल, बहुत से इंटेलेक्चुअल चाहते थे, मतलब वेस्टर्न लिबरलाइजेशन उन कंट्रीज से आकर्षित होकर ये चाहते थे कि जापान बेस्ड नॉट ऑन द मिलिट्री, कि जापान जो है नेवी, मतलब मिलिट्री पर बेस्ड ना हो, मिलिट्री आर्मी पर बेस्ड ना हो, बल्कि डेमोक्रेसी पर बेस्ड हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सारे नागरिक जितने भी, उनको अधिकार मिले, उनको आज़ादी मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनको अपनी बात कहने का अधिकार हो, है नहीं, और निरंकुश शासन हो। तो बहुत से इंटेलेक्चुअल्स का ये मानना था, वो आकर्षित इसलिए हुए थे क्योंकि इन कंट्रीज में, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में, यहाँ पर आज़ादी हो, लोगों को जीने के अधिकार थे, उनको राइट्स मिले हुए थे, और यही कुछ इंटेलेक्चुअल चाहते थे कि जापान भी मिलिट्री से हटकर, मतलब सेना से हटकर डेमोक्रेटिक लाइन्स पर चले। इसके बाद
एक यूकी एमोई एक लीडर है, पॉपुलर राइट्स मूवमेंट एक आंदोलन चला था वहाँ पर, उसका लीडर है। उनका कहना है वाज डिमांडिंग, ये लीडर जो है मांग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक गवर्नमेंट जापान में प्रिवेल की जाए, पूरी तरह से इसकी वैल्यूज़ को रेस्टोर किया जाए, उसकी डिमांड कर रहे थे जापान। क्योंकि जापान में अभी तक आर्मी को उसने एक नारा दिया था, एक स्लोगन था, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो जापान ने अपने आप को रिच भी कर लिया था, काफ़ी इंडस्ट्रीज, हज़ारों लाखों की तादाद में जापान में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ओपन अप कर ली थी और इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। उधर आपने पढ़ा था पेज नंबर 239 पे क्या पढ़ा था कि आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग किया था पार्लियामेंट बनाने के बाद, डाइट बनाने के बाद नेवी और मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग किया था। तो ये वही चीज़ है। यहाँ उन्होंने बाबू इसके जो नेता थे तो इन्होंने क्या डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। उसके बाद एडमायर्ड द फ्रेंच और इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस क्रांति डॉक्ट्रिन, मतलब फ्रांस क्रांति को भी बहुत अप्रिशिएट किया था। क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे पर्पस क्या था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ के नागरिकों को राइट्स दिए गए। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के 3 स्लोगन थे जिसको इन्होंने बहुत फेवर किया था। इन्होंने ये जो नेता है, ये जो एमोरी नाम के जो नेता है, पॉपुलर राइट्स मूवमेंट के नेता है, इन्होंने ये डिमांड करी थी कि जापान में पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को बहाल किया जाए, रिवेल किया जाए। और इन्होंने और किससे प्रेरित हुए थे, इससे ये इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन इस और एंड ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। इस तरह से फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद वहाँ के फ्रांस के लोगों को, यूरोप के लोगों को इस क्रांति के बाद पॉपुलर सॉवरेनिटी मिली, अपना अधिकार मिला, बाहर की जो कंट्रीज थी उनको निकाला गया और अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी और वहाँ के लोगों को, फ्रांस के लोगों को राइट्स दिए गए, अधिकार मिले। तो ये सब कुछ फ्रेंच रिवोल्यूशन के चलते हो पाया। तो यही डिमांड की थी इन्होंने जापान की लिए एंड इसको फिर इन्होंने आगे क्या कहा है, इसको फॉर लिबरल एजुकेशन को फिर इन्होंने आगे बताया कि हमारे जापान में जो शिक्षा है उसको लिबरल की जाए, मतलब स्वतंत्र रूप से, एक खुले रूप से शिक्षा सबको दी जाए, सबके लिए कॉमन शिक्षा हो, लिबरल हो। देट को डेवलप ईच लिबरल एजुकेशन होगी तो हर व्यक्ति, जापान का हर व्यक्ति, हर नागरिक क्या होगा, डेवलप होगा, वो आगे बढ़ेगा, उसमें प्रोग्रेसिव नेचर उसकी बनेगी और वो अपने आप डेवलप करता है। फ्रीडम इज मोर, फिर भी आगे कहते हैं फ्रीडम इज मोर देन ऑर्डर। फिर उन्होंने कहा कि जो आज़ादी है ये ऑर्डर, मतलब जो प्रशासन चल रहा है जापान में आर्मी का, है ना, वहाँ के लोगों का, उससे कहीं बेहतर है फ्रीडम। तो हर एक को हर फील्ड के अंदर फ्रीडम दी जाए। फ्रीडम इज मोर प्रीशियस, फ्रीडम ज़्यादा कीमती है ऑर्डर की अपेक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव की अपेक्षा। ऑर्डर्स फिर उन्होंने कहा अदर्स इवन एडवोकेट, कुछ लोगों ने, कुछ और ऐसे लोग भी थे, उन्होंने भी एडवोकेसी करी, वकालत की, वोटिंग राइट्स पर डिमांड। कुछ ने कहा कि महिलाओं को, जापान की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाए, ये भी किसी ने मांग करी। फिर कहा कि दिस प्रेशर लेट द गवर्नमेंट टू अनाउंस ए कंक्लूजन। किस तरह का जब प्रेशर बनाया गया जापान में जब इस तरह का प्रेशर बनाया गया, जब जापान की गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उसे कदम उठाना पड़ा, अनाउंस ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की घोषणा करने का, संविधान को अनाउंस करने की वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर मानव बनाया इस दबाव के चलने के बाद। अब आता है पेज नंबर 241। अब देखिए इन सब के चलते डेली लाइफ में क्या क्या चीज़, जापान की डेली रोजाना की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में क्या बदलाव है, उन बदलाव देखिए। जापान पेज नंबर 241 पे देखिए, जापान ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए मॉडर्न सोसाइटी। जापान इस 19वीं शताब्दी के अराउंड मॉडर्न सोसाइटी बन चुका था। जापान ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बदल चुका था मॉडर्न सोसाइटी के रूप में। और ये मॉडर्न सोसाइटी कैन बी सीन ऑल्सो इन
इन चेंजेस इन एवरीडे। और ये मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिकतम समाज को देखा जा सकता था रोजाना की दिनचर्या में, रोजाना की जिंदगी में, बदलती हुई जिंदगी में। ठीक है, कैसे? द पेट्रियार्कल हाउस होल्ड, ये आपको मालूम है कि समाज शुरू से है पेट्रियार्कल, पुरुष प्रधान समाज है हर जगह पर दुनिया में। द पेट्रियार्कल हाउस होल्ड सिस्टम comprised many generations living together under the control of the head of the house। ये आपको मालूम है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी सदियों से घर के अंदर जो हेड होता है वो पुरुष होता है, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा था, बट एज मोर, लेकिन जब जैसे जैसे लोग एफ्लुएंट पैसे वाले होते गए, है नहीं, धनाढ़ परिवार के बनते गए, पैसा उनके पास आता गया, न्यू आइडिया ऑफ द फैमिली स्प्रेड, तो परिवार को लेकर नए विचार आने लगे। जब पैसा आ गया तो पैसा आने के बाद विचार आइडियोलॉजी के अंदर भी जापान के लोगों, जापान के परिवार में परिवार को लेकर एक विचार था वो भी चेंज हुआ। न्यू हाउस, जो नए होम थे, है नहीं, यूजिंग द इंग्लिश वॉज दैट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। अब जब पैसा आया लोगों के पास जापान में तो छोटा परिवार, है ना, हम तो हमारे दो पर ये लोग आ गए। वेयर हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक साथ रहते थे, इज ए ग्रेट विनर, रोजी रोटी कमाने वाले के रूप में रहते थे, मतलब दोनों कमाते थे और छोटे परिवार को अच्छे से चलाते थे। एंड होम मेकर, इतना से हस्बैंड वाइफ होम मेकर बन गए, परिवार को छोटा कर लिया। दिस न्यू कंसेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट डोमेस्टिसिटी, घर का ये नया विचार, ये नई धारणा इंटर्न जनरेटेड डिमांड्स फॉर न्यू टाइप्स ऑफ, जब छोटा परिवार हुआ, हम तो हमारे दो पर ये लोग आ गए सिमटकर, तो इससे फिर क्या हुआ, कुछ नई मांगों का नई डिमांड्स हमारे जापान के लोगों के सामने आने लगी। वो क्या था, न्यू टाइप ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, वो था न्यू टाइप ऑफ, मतलब घरेलू सामान, नई तरह का घरेलू सामान भी घर में आना जरूरी इन्होंने समझा जाने लगा। डोमेस्टिक गुड्स एंड न्यू टाइप्स ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट्स, और घर के अंदर, परिवार के अंदर नई तरह का फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली मनोरंजन, वो चीज़ें भी घर में होना जरूरी हो। एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग, और नई तरह का घर। कुल मिलाकर जब पैसा आया, तो पैसा आने के बाद पहले जो आइडियोलॉजी बदली वो थी छोटा परिवार। जब छोटे परिवार बदला तो घर के जो लोग थे, पुरुष और जो महिला थी, वो क्या करने लगे, वो बन गए ब्रेड अर्नर, वो बन गए रोटी कमाने वाले और होम मेकर, घर को बनाने वाले। अब जब हस्बैंड वाइफ बिजी हो गए तो जाहिर है कुछ ऐसी मशीनें भी, कुछ ऐसे सामान भी चाहिए था घर में जो ऑटोमेटिक काम करे, है नहीं, उनकी कमी का मेकअप कर दे, उनकी पूर्ति कर दे। इस तरह से ये नई डिमांड्स आने लगी और न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग, और नई तरह का घर भी, जो घर था उसको भी नए ढंग से बनाया गया है। ये सारी डिमांड होने लगी। इसके लिए इन द 1920 के बाद से, 1920 के बाद से कंस्ट्रक्शन कंपनी, मकान बनाने वाली कंपनियां सामने आई और उन्होंने ऑफर रखे सामने में चीप हाउसिंग, कि हम घर बना के देंगे और बहुत सस्ते बना कर देंगे, किस्तों में बना कर देंगे, ये उन्होंने ऑफर रखे। अवेलेबल फॉर डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट के रूप में आपसे पेमेंट करेंगे किस्तों में 200 येन, मतलब 200, अगर आपने 200 येन रुपये हमसे उधार लिए तो उसको आप 12 येन मंथली अदा कर सकते हैं 10 साल में। काफ़ी ज़्यादा सहूलत, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने जापान के लोगों को दी। इस तरह से ये बदलता हुआ एक सिनेरियो जापान का। दिस एट ए टाइम विद द सैलरी ऑफ ए बैंक एम्प्लॉय, ये मैंने बताया कि बैंक एम्प्लॉय, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की जो तनख्वाह है, ए पर्सन विद हायर एजुकेशन, जिसकी एजुकेशन अच्छी खासी है लेकिन जॉब करता है, वॉज 40 येन पर मंथ, उसकी वहाँ पर जो थी 40, मतलब पर मंथ 40 येन मिला करते थे उसको। ये एक एवरेज बताया हमने। इसमें से 200 का 300 का वो येन उधार मिल सकता है डाउन पेमेंट के ऊपर, उसको 12 येन, है ना, 10 महीने में 12 येन पर मंथ चुका सकता है 10 साल के अंदर। ये फैसिलिटी उन्होंने प्राइवेट प्रोवाइड की। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट 242 पेज पर, है ना। आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके।